नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज फील द थ्रिल में कल रात से एक थ्रिल बना हुआ है, उसी थ्रिल पर हम बात करेंगे और थ्रिल वही है ट्रंप, लेकिन अलग अंदाज में। देखिए, दरअसल इंडिया और भारत और अमेरिका के बीच में बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं। उन अपडेट्स में कई सारे तो ट्वीट हैं, पोस्ट हैं और कई सारी चीज़ें हैं जिसको आज हम डिकोड करेंगे कि दरअसल लंबे समय से जो भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड की बातचीत चल रही है, टैरिफ चल रहा है, उसको लेकर क्या बड़े खुलासे हुए हैं। देखिए, आसान भाषा में यही है कि जो दो तरह के टैरिफ हैं भारत के ऊपर अमेरिका की तरफ से, एक रेसिप्रोकल टैरिफ है और दूसरा एक पेनल्टी के लिहाज से। तो पेनल्टी वाला टैरिफ अभी बना हुआ है 25% और जो 25 रेसिप्रोकल टैरिफ था उसका 18% कर दिया गया, यानी कुल मिलाकर 50 में से 43% अभी भी आपके ऊपर टैरिफ है, जो कि उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे ये टैरिफ कम होगा, क्योंकि बहुत लंबी सी उन्होंने पोस्ट किया है ट्रूथ सोशल पर। उसी को डिकोड करेंगे एक एक लाइन को। मेरे साथ बहुत खास गेस्ट मौजूद हैं जो आपको एकदम समझाएंगे कि क्या ये पूरा मामला था और क्या इन ट्वीट्स के माध्यम से कहा जा रहा है। दरअसल कल रात को 9:30 बजे, फिर 10:28 पे ट्रंप का पोस्ट आता है और उसके बाद प्रधानमंत्री उनको धन्यवाद देते हैं। क्या कुछ हुआ, डिटेल में आपसे बात करते हैं। मैं स्वागत करती हूं जितेंद्र कुमार ओझा साहब का, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मनीष गुप्ता जी, ट्रेड एक्सपर्ट हैं, आपका भी मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है। और अतुल मिश्रा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी समझेंगे कि पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये चर्चा एकदम खुली चर्चा रहेगी, हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसमें खास बात यह है कि सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी कि कल जो पहला पोस्ट आता है सर, उस पोस्ट को मैं यहाँ पर आपके सामने खोलती हूँ। उस पोस्ट में जो जो लिखा है धीरे धीरे उसको समझते हैं। सबसे पहले ट्रंप का पोस्ट समझते हैं। ट्रंप साहब ने कहा कि इट्स एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग, ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स। ये तो वो अक्सर कहते हैं माय डियर फ्रेंड, पर कल धन्यवाद में फ्रेंड रेसिप्रोकेट किया नरेंद्र मोदी जी ने भी। अब इसमें खास बात ये कही गई है कि वी स्पोक अबाउट मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड, एंडिंग द वॉर विथ रशिया एंड यूक्रेन। पहला जो 5 लाइन है उसमें एक बात कही गई कि रशिया से अब भारत ऑयल नहीं खरीदेगा। दो बातें हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि हम रशिया से ऑयल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें सस्ता मिलता है, फायदा मिलता है। तो क्या फायदा नहीं हो रहा था या और नुकसान होगा? ये शुरू की 5 लाइनें क्या कहती हैं? मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये ट्रम्प की घबराहट है। जैसे ब्रिक्स आया है, अभी क्या हुआ कि हमने इनकी मोनोपोली इसलिए चलती थी कि ये डॉलर में डील हुआ करती थी, और एक ऑप्शन आया ब्रिक्स ने दिया कि हम अपनी लोकल करेंसी में डील करेंगे। तो इसलिए इन्हें सोचना पड़ा कि अगर डॉलर गिरा तो इनकी आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर होगी। इसलिए ये मैडम सारा ट्रीट चल रहा है। सर, डॉलर में के अलावा ब्रिक्स जब करेगा तब करेगा, शुरू हुआ, बातचीत हुई, जब करेगा तब करेगा। आपको लगता है ट्रंप सीइंग द सिनेरियो कि आप वेनेजुएला से उठा लाते हैं, और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अब आप रशिया से नहीं वेनेजुएला से खरीदेंगे। आपको लगता है कि ये बात सही है कि जो सिल्वर का मार्केट गिरा वो भी डॉलर के चलते था, सब कुछ है, लेकिन यहाँ उन्होंने एक बात कही कि ही रेफर कर रहे हैं ये नरेंद्र मोदी को, he agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States, potentially Venezuela. सर, डॉलर का जो भी हो, भारत की करेंसी भी तो अफेक्ट होगी सर इससे। बिल्कुल, हमको भी तो ज्यादा पे करना पड़ेगा वेनेजुएला या अमेरिका से खरीदने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जहाँ तक कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी मैं चैनल कर रहा था तो उसमें एक बात आई, पहली बात ये आई कि ये कॉल जो है हमारी तरफ से हुई, प्रधानमंत्री जी की तरफ से हुई, वहाँ की मीडिया रिपोर्ट कर रही है। दूसरी बात आप कह रही हैं कि रशिया से ऑयल बंद करने की बात, नुकसान तो निश्चित रूप से होगा। 10 से 12 बिलियन डॉलर का निश्चित रूप से नेट लॉस स्ट्रेट अवे होना है रशिया की ऑयल अगर हम बंद कर देते हैं। तीसरी बात जरूर ये बॉम्ब की तरह है, 10 से 12 बिलियन डॉलर का नेट लॉस होगा रशिया से ऑयल अगर हम बंद कर देते हैं। और डिस्काउंटेड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइस की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, चूंकि जो टोटल भारत के एक्सपोर्ट हैं यूएस में वो करीब 100 बिलियन डॉलर से भी नीचे है, 87 बिलियन डॉलर्स की मैं फिगर कहीं देख रहा था। और इसमें जो फ़ायदा होगा
किस तरीके से फ़ायदा होगा कि कुछ एक कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर हमसे ज़्यादा ये जो टैरिफ लगा हुआ है उसके मुकाबले हमारे गुड्स ज़्यादा ये होंगे। उस 87 में से जो 55% जो होता है, तो समझ लीजिए 40 से 45 बिलियन डॉलर में के गुड्स में थोड़ा सा हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। तो नेट ये देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में निश्चित रूप से ये फ़ायदा है। लॉन्ग टर्म में मैं कहता हूं कि भारत का अप्रोच हमेशा से एक टैक्टिकल अप्रोच रहा है। आपसे पिछले डिस्कशन में भी हमने कहा कि स्ट्रेटेजिक जानना चाहते हैं ये दोनों ट्वीट के आदान प्रदान से भारत का क्या फायदा है? देखिए, शॉर्ट टर्म में ज़रूर फ़ायदा है कि जो हमारे अपैरल सेक्टर है, जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, कुछ श्रिम्प्स वगैरह जो सी फूड हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, वो अब नहीं, वो जो है उनको फ़ायदा होगा। 7% टैक्स का? हाँ, उनको फ़ायदा होगा। वो इसलिए फ़ायदा होगा कि कुछ और देशों पे इस सेक्टर में हमसे ज़्यादा टैरिफ है, उस वजह से हमें फ़ायदा होगा शॉर्ट टर्म में। टोटल आप कह सकते हैं कि कितने परसेंटेज अगर होगा तो आप समझ लीजिए जैसे ये टोटल जो है नेट फ़ायदा तो हम नहीं कह सकते हैं। जो एक्सपोर्ट का जो ये वॉल्यूम है 40 से 45% तक का फ़ायदा होगा। आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये कहें कि जो हमारी कंपीटिंग एक्सपोर्ट इकोनॉमीज हैं सर, जैसे कि इंडोनेशिया, उसके ऊपर 19% है, वियतनाम पे 20%, बांग्लादेश पे 20%, चाइना पे 34%, तो भारत पे 18% है। इस बात की खुशी मना ले सर? हाँ, तो ये टेम्पररी थोड़ी सी टैक्टिकल खुशी है और इसका टोटल वॉल्यूम में जैसे कहा कि 40 से 45 बिलियन से अधिक है नहीं, और इसमें भी अगर नेट प्रॉफिट के लिहाज से करें तो ये काफ़ी कम हो सकता है। शायद ये जो है उस मार्जिन से जो लॉस हमारा होगा यूएस रशियन ऑयल बंद करने से, ये उससे शायद कम ही हो। फिर भी बहुत सारे लोगों को जो चूँकि इंडिविजुअल्स जो कॉर्पोरेशंस जो इन्वॉल्व हैं उनका नंबर ज़्यादा है, तो इस वजह से उन लोगों को ज़रूर थोड़ी रिलीफ मिलेगी जो इस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। मनीष जी, एक बात बताइए, पूरा सिनेरियो। हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो इंडिया को फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि फायदा तो एक्सपोर्टर को होगा। हाँ, आपने उसका नेट प्रॉफिट भी निकाल दिया। ये अप्रोच बहुत घातक है, क्योंकि आपने कहा इंडिया क्या फायदा है, फायदा होगा, कम होगा, प्रॉफिट का होगा, मार्जिन का होगा। नहीं, इंडिया को फायदा होगा ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि फायदा तो एक्सपोर्टर को होगा, उनको होगा, और मुश्किल से 40-45%, सर 1.5 गुना कहते हैं इसे, कि हमारा बिजनेस एक जो होता था उसका 1.5 गुना हो गया है। इसे बड़ा फायदा कहते हैं मेरे हिसाब से। और सुनिए, फायदा जब एक एक्सपोर्ट किसी का 100 करोड़ एक्सपोर्ट हो और अगर वो 150 करोड़ एक्सपोर्ट हो जाए तो मनी सर्कुलेशन में हर व्यक्ति को फायदा उस चेन में है, और सरकार को हर जगह रेवेन्यू, हर जगह इनकम टैक्स, हर जगह जीएसटी। तो जितना टर्नओवर से फायदा है, उसके प्रॉफिट से फायदा है, उसके अलावा हर फोल्ड में फायदा है। हमें इमेजिन करना चाहिए, हम ट्रू एनालिसिस करें, ऐसा मैं सोचता हूँ। खैर नहीं, मैं चूंकि आप ये बहुत पर्सनल हो के कह रहे हैं, ये फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहा, मैं फायदा देश के फायदे के हिसाब से कर रहा हूँ। अदिति जी ने जो पूछा वो फायदे की बात नहीं, फायदे देश का कोई फायदा नहीं हुआ। देश के फायदे की बात कर रहा हूँ। देश का फायदा कहाँ है? देश का फायदा निश्चित रूप से अगर फॉरेन करेंसी आ रही है, हमारे इंडस्ट्रीज अगर ग्रो कर रही है, सर अकेली फॉरेन करेंसी का फायदा थोड़ी हुआ, फिर तो बहुत सारे फायदे हुए। फिर तो बहुत सारे फायदे हुए सर। मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं, हर वो लेबर, सुनिए, हर वो लेबर जो फायदा है, जो मीडिया इंडस्ट्री उसको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, उसको फायदा है। हर व्यक्ति जो अर्निंग करेगा सैलरी, उसको फायदा है। मैं थोड़ा जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से कह रहा हूं कि इन सेक्टर्स को कंपैरेटिव हमें जरूर एडवांटेज मिलेगा, लेकिन ओवरऑल आप देखिए कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, हमारा बिल बढ़ जाता है, तो लॉसेस हो जाएंगे। एक चीज मेरे को समझाइए, एक मैं इस कॉन्टेक्स्ट से अलग हटके, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड, हम बार बार एक बात का जिक्र, जैसे हमने बजट में भी देखा, हमारा बजट जो था वो कंटिन्यूटी का बजट था, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग, या यूँ कहें कि जैसे बोलते हैं एक्साइटिंग नहीं था। वजह ये थी कि इसको हमने काउंटर टैरिफ बजट टाइप बनाया था उन सेक्टर्स में जहाँ पर हम टैरिफ से मात खा रहे थे, वहाँ नहीं खाएं। सर, आपने कहा कि करेंसी आएगी बाहर की, डॉलर आएगा, वो जरूरी है हमारे लिए कि बाहर की, क्योंकि हमारी नहीं जाएगा भी। देखिए कि अगर हमारी इंपोर्ट बिल अगर बढ़ जाता है ऑयल के लिहाज से, जो कि बहुत बड़ा ये है, तो लॉस भी होगा। मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोगों को जरूर रिलीफ मिलेगा, जो बहुत सारा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो है, ज्यादा इंडिविजुअल्स को रिलीफ मिलेगा जो इन सेक्टर्स में इन्वॉल्व है। एमएसएमई सेक्टर्स में आप कहें या जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, तो उनकी ओवरऑल उन लोगों के वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन नेट रिजल्ट जो है हमारे ग्रोथ पे आप देखें, वो नेट रिजल्ट कितना प्रॉफिटेबल होगा वो डिबेटेबल। मेरे जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें बहुत आसान भाषा में समझाइए, कल रात क्या हुआ, जब हमारे यहाँ रात हो रही थी और सुबह अमेरिका में हो रही थी। तो एक और ट्वीट में ये बात कही गई है, उसमें मैं ट्रम्प के ट्वीट को रेफर कर रही हूँ हाफ से। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट effective immediately we agreed to a trade deal between United States and India whereby the United States will charge a reduced
रेसिप्रोकल टैरिफ लोअरिंग फ्रॉम 25% टू 18। अब रिक्वेस्ट लिखना जरूरी था भाई, बातचीत हो रही है, तमाम तरीके की रिक्वेस्ट अमेरिका की तरफ से हमारे पास आती है और हमारी तरफ से अमेरिका को जाती है, उसमें ये मेंशन करना ट्रंप का कितना सही लगा? देखिए, ये कोई कॉर्पोरेट डील तो है नहीं, ये पॉलिटिकल डील है ना। एक कंट्री और दोनों लोग जो डील कर रहे हैं वो दोनों एक एक कंट्री के हेड हैं, तो हर बंदा अपनी बात को रियल में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो ये बात करते हैं। भाई ट्रंप तो हर बार कहते रहे कि मैं नरेंद्र मोदी झुक गए, नरेंद्र मोदी ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और रिक्वेस्ट क्या मतलब, देखिए मेरी बात सुनिए, उसने क्या लिखा हम उसको डिस्कस करने की जगह ये देखें असल में डील क्या है। मैंने आपको प्यार से एक मग दिया या मैंने आपको गुस्से में मग दिया? सर आप मुझे कहेंगे कि अदिति ने मुझसे रिक्वेस्ट करके ये ग्लास मांगा इसलिए मैंने दिया, अगर देश और एक है कि मेरे प्यार से दिया, अगर तो देश अलग बात है। अगर डील में फायदा है, ट्रंप कहता है मोदी इज माय फ्रेंड, मोदी इज ट्रंप इज माय फ्रेंड, उसमें रिक्वेस्ट किसने की, इससे फर्क क्या पड़ता है? डील क्या है उसकी बात करते हैं। क्या देश को फायदा है, क्या इकोनॉमी को फायदा है? फॉरेन पॉलिसी मतलब हमारे देश, हमारी फॉरेन पॉलिसी तो सीधा सीधा ये है कि हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को फायदा है तो फिर हम उस देश से रिश्ता रखेंगे, नहीं है तो हम न्यूट्रल हैं। यही तो साफ, हम भाई रशिया से यूक्रेन के साथ वॉर है, हम अक्सर ये बात करते हैं कि भैया डायलॉग से सुलझाओ, फिर भी हम रिश्ता रखते हैं ना सर, तो ये तो हमारे फायदे के लिए। तो रिश्ता कहाँ टूटे? अभी 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 जितेंद्र जी ने एक बात बोली शॉर्ट टर्म, उन्होंने 3 बार इस बात को कोट किया, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। इस पूरी डील में कहाँ ये बात तय है कि 6 महीने का एग्रीमेंट है? नहीं, अगर नहीं, एक मिनट हाँ, मैं लेट मी फिनिश, कहीं ऐसा नहीं लिखा 6 महीने का एग्रीमेंट है, कोई टर्म डिफाइन नहीं हुआ, इसका मतलब इन्फिनिटी की बात है, तो हम शॉर्ट टर्म नहीं कह सकते, हम कहेंगे फिलहाल बेनिफिट है, ठीक है। दूसरी बात, हमने ये कैसे तय कर लिया कि जो हम तेल खरीदेंगे वो रूस से महंगा होगा, एक बात। और देखिए रूस से जो भी तेल सस्ता मिल रहा है, ये हमने एक अपॉर्चुनिटी ली, वो भी स्पेशली इस डील में मोदी जी ने ली कि हमने रूस से इस बात की चिंता किए बिना कि अमेरिका से हमारी नाराजगी होगी, हमने रूस से सस्ता तेल खरीदा, बदले में फायदा कमाया और उसको काउंटर करने के लिए हमें दूसरे बेनिफिट दे रहा है। तो हम दोनों जगह विन विन करके आए हैं। दूसरे कौन से बेनिफिट है, जल्दी बताइए, मैं उनके पास पहुंचूंगी। दूसरे कौन से बेनिफिट लग रहे हैं आपको? आप देख रही है डील में, अभी आप चर्चा करेंगे, सारे बेनिफिट्स नजर आएंगे आपको। आपको इतना बड़ा देखिए ट्रंप ने क्या, ट्रंप के झगड़े की वजह से क्या हुआ, हमने रूस से तेल खरीदा, रूस सस्ता हुआ, हमने चाइना से रिलेशन इंप्रूव किए, उसके बाद किया उस रूस के फियर की वजह से जब ट्रंप ने सबको परेशान किया, हमने मदर ऑफ द डील्स कर लिया, यूरोपियन यूनियन के 450 मिलियन लोगों का एक्सेस हमने मार्केट ले लिया। हो गई क्या? क्यों डील नहीं हुई यूरोपियन यूनियन के साथ? क्या कब तक शुरू होगा, क्या कहते हैं आप? 27 पार्लियामेंट में अप्रूवल चाहिए 27 देशों के। देखिए ऐसे ही 27 स्टेट में अप्रूवल चाहिए, तो जीएसटी आया ना, जीएसटी आया ना, मान रही 2027 से देखिए डील। देखिए जब हमें कोई टारगेट पे पहुंचना है, अगर हमने स्टार्ट कर लिए, प्रिपेयर हो गए, बैग कस लिया, चल पड़े, आधा किलोमीटर चल गए, मतलब वी हैव स्टार्टेड। अच्छा, दूसरा सर, चूंकि मेरे सवाल का देखिए, मैं आमतौर पे झगड़े वाले डिस्कशन नहीं, में हरगिज़ नहीं आता। मैं आता हूँ, हम बहुत कम, रेयरली आता हूँ, मैं इंडिविजुअल इसमें कभी कभी आ जाता हूँ। जो आप बात करें बहुत ही क्लियर ये है कि ज़ीरो नेट हमारा टैरिफ जो है अमेरिका से ज़ीरो होगा, और 500 बिलियन का 2030 तक का टारगेट है। मैं सिर्फ ट्वीट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं पूरे इंटरनेशनल मीडिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ब्लूमबर्ग वगैरह सबको स्कैन करके उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि उनका है कि एग्रीकल्चर में भी मिलेगा, और बहुत सारे एयरक्राफ्ट और उसके कई एक इसमें भी आएंगे जिसमें ज़ीरो टैरिफ होगा, लेकिन वे प्रोग्रेसिव होगा, कुछ स्टेप्स पे होगा। और दूसरी बात एक और मैं कहता हूँ, जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, मैं नहीं समझता वो किसी के फ्रेंड है, और कहना है ये डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़ है फ्रेंड कहने की बात, लेकिन ट्रंप ने एक नया अनसेटल कर दिया है सारी दुनिया में। अमेरिका के भीतर के भी लोग हैं, और उन्होंने पूरे पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया है कि अमेरिका में मैं कंट्रोल करूंगा, और जो भी एक्यूमुलेटेड स्ट्रेंथ्स हैं, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रेंथ्स हो, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स हो, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ हो, सभी को मैं हार्नेस करूंगा अपने आप को एम्पावर करने के लिए और अपने लोगों को एम्पावर करने के लिए। वी हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर। अगर आपके दर्द होता है तो आपको बाम की जरूरत है, लेकिन अगर आपका हाथ फ्रैक्चर है तो आपको फ्रैक्चर ट्रीट करने की जरूरत है। हिंदुस्तान के पास एक स्ट्रेटेजिक स्टेट क्राफ्ट की स्ट्रेटजी है ही नहीं। आई एम वेरी सॉरी टू से इट। हम एक टैक्टिकली डील कर रहे हैं, तो इस टैक्टिकल डील में इट्स ए स्मार्ट टैक्टिकल डील, इस समय इसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये हमें यहीं पे नहीं रुक जाना है। लॉन्ग टर्म में अगर इसको हम नहीं देखते, अपने भीतर के इश्यूज को नहीं रेक्टिफाई करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत लॉसेस हैं। सर एक और बात उन्होंने कही, बात ये थी सर, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमने आपके जो रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 से 18 कर दिया, लेकिन उसके अगले ही समय वो ये कह रहे हैं कि दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड
to reduce their tariff and non-tariff barriers against the United States to zero. जीरो। वो तो हमसे कह रहे हैं कि हम जहाँ लगा रहे नहीं लगा रहे, वो तो आप जीरो पे आ जाइए। हम आपकी रिक्वेस्ट पे 25 से 18 पे आ गए, तो इसका क्या मतलब? मैडम ये देखिए, सीधे सीधे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा देश करता क्या है बेसिकली। इस डील में सबसे पहले बात होनी चाहिए थी H1 वीजा की, जो हमारे आईटी एक्सपर्ट जाते थे, जो एम्पावरमेंट करते थे और जो करते थे, तो हमने इस पर कोई बातचीत नहीं की। दूसरी बात करते हैं कि नॉन बैरियर टैरिफ्स, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। भाई कस्टम, सर ये एग्रीकल्चर में क्या है, ये भी मेरे चाहती हूँ मैं दर्शक क्लैरिफाई हो, क्या हम एग्रीकल्चर के लिए ओपन हुए नहीं हुए? क्योंकि अभी तो हमारी पूरी ट्रेड देखिए हमारा तो उन्होंने क्या किया, अभी उन्होंने हमारा कस्टम चार्ज कम किया है केवल, इससे ये नहीं हुआ कि हम उनके मार्केट में एंटर कर गए, लेकिन इस डील से वो हमारे मार्केट में एंटर कर गए। एग्रीकल्चर सर मिसलीड हो रहे हैं हम लोग, मिसलीड हो रहे हैं। नहीं कंप्लाई, मैं आपके पास आऊंगी, पहले आप बताइए फिर उसको काउंटर में इनसे मैं फिर बताता हूं आपको कि नॉन बैरियर टैरिफ्स का मतलब ये हुआ कि उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे कस्टम प्राइस केवल कम किया है, उनके मार्केट में रीच हमारी नहीं बढ़ाई। इसके अपोजिट उनके डेयरी सेक्टर्स और वो सारी चीजें हमारे देश में आ रही हैं, जो हमारा किसान है उसका इन सब लोगों से नॉन बैरियर टैरिफ क्या होता है? बस नॉन बैरियर टैरिफ्स का मतलब ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट, जैसे उन्होंने कहा कि जीरो, हम अब जैसे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यूएस से करते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, ऐसे ही एग्रीकल्चर जो हम उनके यहाँ भेजना चाहते हैं अपने, जैसे प्रोसेस फूड वगैरह इंडिया से वहाँ जाते हैं, तो उन्होंने अभी कंप्लायंस किया है, हमें ओपन एरिया दिया नहीं है, उसको करने में अभी बहुत समय लगेगा। मिसलीड हो रहे हैं मेरे ख्याल से। देखिए जो सिचुएशन है उसमें सिर्फ एक रात का ही तो फर्क आया है, कल से और आज में। ना उनके यहाँ से कोई आ गया, ना हमारे यहाँ से कोई चला गया। एक्सेस उनकी हमारे यहाँ है, हमारी उनके, हमारे व्यापार बंद नहीं है, व्यापार चल रहे हैं। फर्क ये, अच्छा व्यापार कंट्री टू कंट्री नहीं हो रहा है, एक्सपोर्टर टू इंपोर्टर, इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर हो रहा है, राइट? तो इंडियन एक्सपोर्टर को वहां पे माल बेचना है, उसका अपना एक रेट तय है, उसने माल बेचा, वहां पे जैसे ही माल बेचेगा वहां का जो लोकल अमेरिकन इंपोर्टर है वो ड्यूटी देगा। वो ड्यूटी कितनी है उसके हिसाब से अपना मार्जिन तय करेगा कि ये माल मेरा, उस ड्यूटी को ऐड करने के बाद, मार्जिन ऐड करने के बाद मार्केट में माल बिकेगा या नहीं बिकेगा। अगर उसके लग रहा है मार्केट में कंपटीशन नहीं लेगा तो वो नहीं लेगा, यानी इंडियन एक्सपोर्टर को नुकसान। अब उसे लग रहा है कि ड्यूटी कम हो गई तो मेरे को परचेज आसान है, मेरा माल मार्केट में बेटर बिकेगा, तो ये हो गया। ये इंडियन एक्सपोर्टर लगातार 85 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, अमेरिका को कर रहे हैं और वो ले रहे हैं। टैरिफ बढ़ गया तो उन्होंने लेना कम कर दिया, जो 100 खरीदता था वो 40 खरीद रहा है। अब टैरिफ कम हो गया तो 100 की जगह 150 खरीदेगा, ये फर्क है। सेम एक मिनट सेम। तो कहने का मतलब क्या है, आपने कहा एक्सेस नहीं है, मैं कह रहा हूं एक्सेस तो चालू है, पाइप का मुंह बड़ा हो गया, अब ज्यादा लोग आएंगे, बस इतनी सी बात है। मुझे लगता है ये एक्सेस नहीं था, ये बात बिल्कुल भी मिसलीडिंग होगी। अच्छा, इसके साथ एक और बात कही गई है कि अब भारत को $500 बिलियन का यूएस के एनर्जी, मतलब आप रशिया से तो तेल मत लीजिए, पर अमेरिका की ऊर्जा में आप अपना इन्वेस्ट कीजिए, टेक्नोलॉजी में कीजिए, एग्रीकल्चर में कीजिए, कोल में कीजिए और मैनी अदर प्रोडक्ट्स। तो फिर तो एक और शर्त हो गई कि पहले तो आप अपना 500 बिलियन और डालिए अमेरिकी, बाय अमेरिका, मतलब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं और मेक इन इंडिया एंड सेल टू द वर्ल्ड की बात करते हैं, और यहाँ एक और है कि $500 बिलियन और इन्वेस्ट करिए आप अमेरिका में। हाँ, तो कैसे जब इंडिया अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा उसकी कंडीशन क्या है? जिस चीज की हम रॉयल्टी दे रहे थे उसकी जगह में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा। जिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आज तक कौन सा देश देता है? बात होती आई है हमेशा, क्यों नहीं देते सर? सेम आप अपने घर से आटा दे देंगे, रोटी मुझे अपने घर में बनानी है, पर मुझे ये नहीं पता कि आटा कहां से, कैसे, उसका सोर्स नहीं पता। आपको लगता है कि आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होती? सर कभी भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुई है। शुरुआत होती है, नहीं कभी टेक्नोलॉजी कोई दे ही नहीं सकता है। हम क्यों इस तरीके से बात करते हैं? जिसने अपने R&D को इन्वेस्ट किया, अच्छा कारें इंडिया में एडवांस कारें बन रही, टेक्नोलॉजी कहां से आ गई? नहीं, एक मिनट, टेक्नोलॉजी परचेज करके आप नहीं ले सकते हैं, आपका अपना R&D बेस होना चाहिए, उससे एक बिगनिंग हो सकती है। रशिया हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। देखिए मैं इस वजह से ना सेलेशियस डिस्कशन में नहीं आता हूं कि रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। डिफेंस की जब बात होती है, प्रोडक्ट वो देते हैं, जब हाई एंड टेक्नोलॉजी की बात होती है, कहीं से भी जेन्युइन कोई अपनी टेक्नोलॉजी क्यों देगा? वो एक स्टेज पे देगा। साउथ कोरिया ने क्या किया, हम लोग कहते थे प्रोडक्ट साइकिल के 4th स्टेज पे उसने रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपकी टेक्नोलॉजी को पकड़ने के बाद वो एडवांस कर गए। तो इसके लिए हमें अपने R&D के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना पड़ेगा। आपने एक और बात कही नहीं, मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं निकलूंगा बहुत जल्द। उस वजह से एक बात कह के निकलना चाहता हूँ कि जो नॉन टैरिफ बैरियर की बात करें, जैसे एग्रीकल्चर
का सवाल है, डेयरी का सवाल है, इसमें हमारे बहुत सारे किसान इन्वॉल्व हैं, जो उनके रॉन्चेस होते हैं, जो उनके एग्रीकल्चर का वॉल्यूम बहुत अधिक होता है, तो हम इसमें आने नहीं देना चाहते थे, ये हमेशा से रहा है। अब उन्होंने कहा है कि 2030 तक ये $500 बिलियन की जो बात करेंगे वो प्रोग्रेसिवली इवॉल्व होगा। 2030 पर कहा है कि इनको भी आप हटाइए, आपके इन सेक्टर में भी हम आएंगे। तो देखिए, शॉर्ट टर्म में गेन है, रिलीफ मिला हमारे लोगों को, लॉन्ग टर्म में बहुत डेंजरस रिस्क है। ऑयल की जो बात आप कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा हमारे मित्र ने कि कैसे मान रहे हैं, इसके इंटरनेशनल प्राइसेस फिक्स्ड हैं कि क्या होगा। उसके डिस्काउंटेड रेट पे हमें रशिया से ऑयल मिल रहा था, तो वो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से मैं कहता हूं कि चाइना से रशिया को भी बहुत अधिक एप्रीहेंशन है। चाइना की इकोनॉमी रशिया से 10 गुना अधिक है। पूरे साइबेरिया में 90% पॉपुलेशन अभी चाइना की हो चुकी है और वो चाइना से घबराता है। इकोनॉमी 10 गुना स्ट्रांग है, लेकिन चाइना, इसके पास लैंड बहुत अधिक है। अब नेट रिजल्ट क्या होगा इसका कि रशिया जो है अगर कमज़ोर होता है तो हमें लगता है कि टोटल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैलेंस खराब होगा। अमेरिका में आज से 10 साल पहले वहाँ के एक्सपर्ट से हमारी बात होती थी, इसमें जब से मैं रिटायर हुआ, तो वो कहते थे कि इंडिया को स्पेस मिलना चाहिए कि रशिया को नेगोशिएट करे, पुश करे, वो स्पेस से मिलकर अपना इक्विलिब्रियम बनाए। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है कि डेमोक्रेसी में हमने एक मजबूत गवर्नेंस सिस्टम नहीं लाया, जिस गवर्नेंस सिस्टम में चाइना के मॉडल की तरह एक भारत का मॉडल होता, जो रशिया को भी पुश कर सकता था, जो दूसरे जगह में, आई जस्ट कंक्लूडेड, पुश कर सकता है। तो स्ट्रेटेजिकली हम ब्लाइंड है। भारत को कहा जाता है, जानते हैं क्या कहा जाता है? इट्स अ नेशन ऑफ ट्रेडर्स, ब्रोकर्स एंड क्लर्क्स, वेरी अनफॉर्चुनेट एंड ब्रिलियंट पीपल, दे आर एक्सपोर्टेड, सो वी डू नॉट विश टू एक्सपोर्ट आवर बेस्ट माइंड्स। लेकिन हमें मेरा यही कंसेप्ट है कि ये एक टैक्टिकल डील है, शॉर्ट टर्म में लोगों को फायदा होगा। वी शुड नॉट बी ब्लाइंड, बिकॉज हम तो सोसाइटी से बाहर हैं, हर एक पॉलिटिकल सेक्टर को से हम इम्पार्शियल हैं, तो हमें सही बात बताने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म में बहुत डेंजरस इसके इंप्लीकेशन होंगे और ये रिक्वेस्ट भारत से किया है। हमारी कंट्री वही डेमोक्रेसी वाला फैक्टर है, चाइना में डिक्टेटरशिप है, सॉफ्ट डिक्टेटरशिप है, आप जानते हैं। बिल्कुल। रशिया में क्या हालात है, आपने भी साउथ कोरिया का नाम लिया, कोरिया के भी आप हालात, ये भी सॉफ्ट, ट्रम्प की बात करें वो भी डिक्टेटर है, उनके खुद के देश के क्या हालात हम भी डिक्टेटर, हम भी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे बारे में तो ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान के सिस्टम और साइकोलॉजी दोनों को रिक कर दिया गया है। 50 पॉइंट पे किसी भी देश को आप रिक कीजिए, इलेक्शन के बावजूद भी उस देश के लोगों की साइकोलॉजी कंडीशन की जा सकती है। That has not been proved yet, sir. प्रूव नहीं, मतलब this is being talked, this hasn't come in the media. We still go out and इसका vote. मतलब ये हुआ कि हम डिक्टेटरशिप में जी रहे हैं ना। बिल्कुल, हमेशा से, आज से नहीं। इसका मतलब है कि हम राइट, आज क्वालिटी हमारा अलग है। डिस्कशन डिक्टेटरशिप चल रहा है क्या? चाइना, आपने चाइना को डेमोक्रेटिक बोला, इंडिया को आपने डिक्टेटरशिप ऐसी बोला। बात देखिए, ऐसा है जनाब, आपको पता नहीं है, जिंदगी के बेहतरीन साल मैंने जो है गुमनामी में बताए हैं और आप जैसे लोगों की सुरक्षा के लिए। तो मेरे पेट्रियोटिज्म पे सवाल पूछने का किसी पॉलिटिकल ब्रोकर को हैसियत नहीं है। मैं निकलूंगा इस डिस्कशन से। आई एम सो सॉरी, I will have to make a move. I was called for a different discussion and I request all of you, I will come, I will share my perspective, but I have to make a move. चर्चा कर रहे हैं सर, अलग-अलग नहीं, एस्पेक्ट मैं पे चर्चा किसी होती है। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के चर्चा में नहीं आ सकता हूं, मैं किसी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में आ सकता हूं जो Intellectual प्रो चर्चा इंडिया हो रही है सर कि हो, प्रो क्या? पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो। फॉर मी माय कंट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, Sir, माय आप- लाइफ इज आल्सो सेकेंडरी। कई एक अटेम्प्ट में Absolutely, कोर्ट sir. के कागज And पे we देखिए are कि मैं also कई एक here to अटेम्प्ट ये कर discuss चुका हूं। what is gained किसी by भी India. पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट को आई डू नॉट गिव हिम अ लाइसेंस टू क्वेश्चन मी इन पर्सन. I'll make a move, ma'am. please, sir. Thank you Thank so you much. for- It was thank you brilliant for to being meet a you. part of Every it, time sir. it's Thank you. brilliant to meet you. Thank you very Thank you, much sir. and thank Thank you you. all you viewers. तो हम Goodbye, आगे my चर्चा friend. इस पे Please. करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका रिस्पांस दिया, और ये खबर बड़ी तब हो जाती है जब, क्योंकि आज तक जब भी ट्रंप ने जो कुछ भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन अब मैं प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर आऊंगी। उन्होंने ये कहा कि इट्स वंडरफुल टू स्पीक टू माय डियर फ्रेंड। तो बहुत लंबे समय से डियर फ्रेंड नहीं कहा जा रहा था, तो इसका क्या मतलब है? और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बिग थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन बिहाफ ऑफ 1.4 मिलियन पीपल। तो एक एक्सेप्टेंस आई, ये ग्रीन सिग्नल आया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या है, अभी हमारे देश को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अगर यूएस के साथ हमारा व्यवहार चलता है, बहुत अच्छा चलता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे पिछले दिनों की एक्टिविटी अगर हम ट्रम्प की देखें तो उनका कोई स्टेबल माइंड का व्यवहार समझ में नहीं आया। उन्होंने सारे उनके जो प्यारे प्यारे दोस्त, डियर फ्रेंड्स थे, उन सबको मुसीबत में डाला, पूरे वर्ल्ड को मुसीबत में डाला और हुआ है। एक जो आदमी नोबेल प्राइज के लिए इस हद तक पागल हो जाए
और जो वो कर रहे हैं, और हम लोग तो मानते थे कि हमारा देश 56 इंच चौड़ी छाती वाले लोग चलाते हैं, तो हमें इस डील को और बेटर करना चाहिए था। जैसे उनकी सेक्रेटरी का, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का आया, अभी उनकी आप देख रहे होंगे ट्वीट आया होगा, पोस्ट आई हुई है। हमारे देश से कोई ट्वीट नहीं कर रहा, हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं कह रहा, हमारा इंडस्ट्री मिनिस्टर नहीं कह रहा। तो थोड़ा बहुत हमारे भी देश के लोगों को बोलना चाहिए और इस डील में और शार्पनेस लानी चाहिए। जब इंटरनेशनल बात होती है तो ये देखा कि पीयूष गोयल से भी जब हम ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं तो वो अक्सर ये कहते हैं कि अब विड्रॉ करने की कोशिश की, अभी जब तक डील पूरी नहीं हो जाए कोई बोल नहीं रहा था। शायद ये बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन एक और बड़ी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट में जो खास बात थी, एक तरफ तो हमने अभी जब डावोस में पीस को लेकर जो वो पूरा कमेटी बैठी तब उसका पार्ट नहीं थे मनीष जी, लेकिन यहाँ उन्होंने लिखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप्स लीडरशिप इज वाइटल फॉर ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडिया फुल्ली सपोर्ट्स हिज एफर्ट फॉर पीस। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि ट्रंप की वजह से पीस एंड स्टेबिलिटी है। देखिए, ट्रंप की लड़ाई क्या थी? वो चाह ही तो रहे थे कि लोग उनको कहें कि आप वो पीस के लिए काम कर रहे हैं। आज आपने नहीं तो हमने अग्री किया, हम उस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बने, लेकिन आज हम ये ट्वीट भाई, आज हम ये ट्वीट कर रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर है हमारी सरकार पर, कहीं ना कहीं उनका दबाव है, इसलिए हमारी सरकार ऐसा बोल रही है। नहीं तो उनको बोलना चाहिए था, हम वो बोल ही नहीं रहे। मनीष जी, किस दबाव का जिक्र कर रहे हैं? मेरे को तो लगता है कि ये मल्टी अलाइनमेंट है। अगर मैं आपकी कोई बात मानूं, आज आपने कहा कि आ जाओ डिबेट पे बैठते, तो क्या मैं दबाव था मेरे पे? नहीं, ये तो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स का मुझे अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने कह दिया। क्या पुतिन ने ट्रंप की बात मानी और ये प्रॉमिस किया कि अगले 1 महीने तक हम कीप पे अटैक नहीं करेंगे? क्या ये पुतिन पर दबाव है? नहीं, मैं बताता हूँ दबाव किस तरीके क्यों से। आप दबाव नहीं मानेंगे? वो पुतिन जो अभी जब बहुत सारे लगातार उनकी बात को पूरा कर लूं, क्या ये पुतिन पर दबाव है? और क्या पुतिन दबाव में आने वाले हैं? रशिया की इकोनॉमी, जैसा कि अभी सर कह रहे थे, चाइना से काफी छोटी हो, लेकिन लंबे लंबे बार 20-20 साल लड़ने में रशिया का कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका भी उतनी फाइट नहीं कर पाया जितनी फाइट रशिया करता है। ये पिछले 50 साल के रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अलाइनमेंट होता और अब हमें कोई फायदा है डील में, तो हम क्यों ना करें। बात यह है कि जो रशिया की बात थी, हमें रशिया से सस्ता तेल मिल रहा था, वो भी सिर्फ इसी अलाइनमेंट का हिस्सा है। हम किसी को नाराज कर लेंगे तो मुझसे तेल सस्ता ले रहे हैं। ये भी वन टाइम डील थी, इससे पहले तो कभी सस्ता तेल नहीं मिला। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री के किसी भी काल में, किसी भी तरह के, चाहे शीत युद्ध चल रहा हो या एक्चुअल युद्ध चल रहा हो, हमें इस तरह की किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक में कोई डील नहीं मिली। हमने वो प्रॉफिट कमाया, वो हमारा बेनिफिट है। अब उस प्रॉफिट की एवज में हम कहीं और से प्रॉफिट कमा रहे हैं। अभी ये कोई तय नहीं कि हमने वेनेजुएला से किस रेट पे माल खरीदना है। और सेम जो बात आई एग्रीकल्चर सेक्टर की, मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी कोई इंडियन फार्मर्स को उस आइटम पर कोई एक्सेस नहीं है। एक बार मैं चाहूंगी वो जो ट्वीट आया है सेक्रेटरी की तरफ से, वो सर पढ़ के सुना दें। उससे हमें क्लैरिटी हो जाती है, दर्शकों को पता लग जाता है, क्योंकि अब तक ये था कि ना ही यूरोपियन यूनियन की जो एफटीए की डील है उसमें हमने वो रेड लाइन एग्रीकल्चर पे की है। कितने 18 साल तक वो डील इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसमें 2 बड़े फैक्टर्स थे। उसमें एक बड़ा फैक्टर गाड़ियों का था जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से था, लग्जरी कार्स, और दूसरा हमारी तरफ से था कि एग्रीकल्चर में आप एंटर नहीं है। यूएस के भी एग्रीकल्चर, अब जब ये कहा जाता है एग्रीकल्चर एंटर होंगे, आप, मैं चाहूंगी आप वो ट्वीट या तो मैं पढ़ के आपको सुना देती हूं। मैं उसमें बताता हूं आपको। सेक्रेटरी की तरफ से आया, थैंक यू पोटस, जो कहा जाता है, फॉर वंस अगेन डिलीवरिंग फॉर आवर अमेरिकन फार्मर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा आप ये। न्यू यूएस इंडिया डील विल एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स टू इंडियाज मैसिव मार्केट। इसके अलावा एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, उसमें लिखा है कि लिफ्टिंग प्राइसेस और तमाम तरीके की चीजें हैं, लेकिन कैसे इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन, अमेरिका का एग्रीकल्चर ट्रेड और तमाम चीजें लिखी हुई है। अब आप इसमें वो पढ़ रही हैं जो इसमें लिखा है, मैं आपको उससे आगे की बात बताता हूं। जी, ये है ट्वीट में आदमी समरी लिखता है, डिटेल में क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर खोला है लेकिन सिर्फ उन आइटम्स में जो इंडिया में नहीं होता, जैसे एलमोंड। तो उन आइटम्स में जो इंडिया में उगता ही नहीं, उसके लिए इंडियन सेक्टर खोल दिया। इससे क्या है, इंडियन मिडिल क्लास को वो सामान जो अमेरिका मिल रहा है वो इंडिया मिल जाएगा, जो पहले कहीं और से आता था। भारत कहां से लेता था आमंड सर? कहां से नहीं आते, अमेरिका से भी आते थे ना, उन पर ड्यूटी ज्यादा थी। आप ये कह रहे हैं कि हमारा दूध, अंडा,
कपास आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये कहीं नहीं मैडम, लिखा है? उनकी 100% नहीं आएगा। उनकी ट्वीट ये साफ कहती है कि डेयरी प्रोडक्ट्स, अरे बॉस ट्वीट समरी भाई हमने कहा समरी काउंटर, है। हमारा काउंटर डाउन कहाँ आया कि हमने इंडियन सेक्टर में नहीं दिया? मुझे लगता है अब तक ओवर 24 भी- घंटे ओवर भी बीत टाइम गए। आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। देखिए ऐसा है जी। अभी जब कोई डील डन हुई, इंफॉर्मेशन टीजर निकल के आए, जब आपने किसी मूवी का टीजर देखा तो पूरी कहानी नहीं आती, धीरे धीरे पूरी कहानी आएगी। मैं आपको अभी सर, ओपन ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल वार है, ये साइकोलॉजिकल वार आ रहा है कि मैं अपनी सारी शर्तें आपको बताता जा रहा हूँ और आप चुप है, आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो वो हम पे साइकोलॉजिकल हावी हो रहा है। साइकोलॉजिकल वार ट्रम्प पहले भी कर चुका है, कितनी बार कह चुका इंडिया ने। भाई तब भी हमने जवाब नहीं दिया ये ना, बात जवाब नहीं दिया ना। मनीष जी, ये बात सही है कि ट्रंप ने आज जो पोस्ट करा है वो कल क्या पोस्ट करते हैं, इज अ डिफरेंट इशू। अगर भारत ने उसको ग्रीन सिग्नल दिया है, कल पोस्ट करके थैंक यू बोल के ग्रीन सिग्नल दिया। अब एक बात समझिए, बात होती है कल तक ये थी कि एग्रीकल्चर मतलब नो, अब आ गया है एग्रीकल्चर मतलब दिस पार्ट, यू आर अंडरस्टैंडिंग। और ट्रंप वो हैं जिनको उंगली पकड़ाते हैं तो वो हाथ पकड़ते हैं। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि लिबर्टी सामने वाले की तरफ है। जिन जिन देखिए ये कैसे होता है, ये कस्टम को एक नोटिफिकेशन जाता है कि इन पे टैरिफ का रेट ये है। अगर वो टैरिफ का रेट घटेगा तो गजट में प्रकाशित होगा। ऐसा नहीं है कि एक नोटिस आएगा चुपचाप से, कोई किसी को मीडिया को खबर नहीं होगी। गजट में प्रकाशित होगा कि इन आइटम पे टैरिफ के रेट कम कर दिए। अगर वो रेट कम नहीं है तो सेम रहेगा। हमारी प्रोटेक्टिव उसे बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। वो अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी उस पर लगी है तो वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसे इंपोर्टर को एंटी डंपिंग ड्यूटी पे करनी है, बात खत्म है। अच्छा, अगर वो ड्यूटी घटेगी सामने आ जाएगा। मेरी जानकारी के हिसाब से एज पर माय इंफॉर्मेशन, जिन आइटम्स को इंडिया प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ वही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे एट दी लोअर अच्छा, रेट। इसका खुलासा कब तक अच्छा होगा? मैडम मुझे बताइए, बस सर से जरा जानना चाह रहा हूँ, अभी बात कर रहे थे कि वही प्रोडक्ट आएंगे, तो ये बताइए डेयरी प्रोडक्ट में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हम नहीं बनाते और यूएस बनाता है? बताएं प्लीज। अब ये मुझे भी चेक करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई वहां से एक स्लोगन क्लियर है कि डेयरी डेयरी का प्रोडक्ट्स मतलब क्या होता है? भाई डेयरी का मतलब हम लोग अगर भारत की भाषा में बात करें तो जो पशुपालन करते हैं, जो छोटा किसान दो मुझे प्रोडक्ट नहीं, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट बताइए। डेयरी का मतलब क्या? डेयरी का मतलब हो गया दही हो गया, छाछ हो गया, मट्ठा हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया। गलत। डेयरी का सबसे बड़ा मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ मीट होता है। सुन लीजिए, इसलिए कह रहा हूं कि कई चीजों को भी सर, आना मीट बाकी का है। बड़ा एक्सपोर्टर तो भारत भी है। मैं भी कह रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजों को भी डिटेल को आने दीजिए। डेयरी का मतलब मेजरली इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ मीट होता है। दूध, छाछ का अमेरिका अच्छा, से अंडे को मान लें उसमें, अंडे को मान अंडे लें, को मान सकते हैं। अंडा तो अब बताइए भारत में तो अंडा नहीं, होता है। लेकिन अभी अंडा आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस पर कोई ड्यूटी घटाई है, इस पर इंफॉर्मेशन इज येट टू कम। सर मैं अच्छा यही सर, कहना ओवरऑल हम early ये बात to कर debate रहे on this, हैं, हाँ। ओवरऑल ये कि बहुत क्लैरिटी की जरूरत है। अब हम आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? पहली ये उम्मीद कि हमें डिटेल डील, एक मेरा बड़ा सवाल ये है, मैं चाहूंगी आप दोनों उस पर जवाब दें। दो तरीके के 50% टैरिफ था, 25 रेसिप्रोकल था, 25 पेनल्टी थी। अब जब माय डियर फ्रेंड है, इतने मजबूत रिश्ते हैं, तो वो पेनल्टी किस बात की? दूसरा ये कि जब वो मान रहे हैं कि रशिया ऑयल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और विड्रॉ कर लेंगे, तो पेनल्टी क्यों नहीं विड्रॉ हुई? करेक्ट। अब मैं आपको तो पेनल्टी तो पूरी विड्रॉ है। कहाँ विड्रॉ है सर? हम पेनल्टी वाले 25% टैरिफ तो दे रहे हैं ना सर अभी। अब वही तो हटेगा 18-25। देखिए जो नॉर्मल कल उसका के टैरिफ, ट्वीट में ये क्यों नहीं आया मैं कि बता माय रहा डियर हूं, फ्रेंड? मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। टोटल ड्यूटी 50% जी, अब रह जाएगी 18। ओवरऑल। हाँ, और 18 क्यों इसका है? अब खुलासा आप कहाँ होगा ये सर? जितेंद्र जी एक बात, जितेंद्र नाम ना अतुल जी एक बात कह सकते हैं कि आप हम जीरो कर रहे हैं तो आप भी जीरो क्यों ना नहीं, करें? नहीं, नहीं, आप समझे नहीं। वो नहीं वो ट्वीट तो में साफ कह रहे है हैं कि हमारे प्रोडक्ट पे आपको जीरो करना होगा, वो भी कहा eventually उन्होंने। you have to come to zero, absolute zero. प्लस उन्होंने क्लियरली लिखा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ में 18 चले गए 25 से। ही हैज नॉट मेंशन्ड अबाउट द पेनल्टी वाला 25%। पेनल्टी वाला तो हटेगा ही, यही तो डील है। कब? अब ये टाइम, दिस इंफॉर्मेशन इज येट टू कम कि कब हटेगा। अच्छा सर, इसको अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो जाहिर तौर पे भारत किसी न किसी स्ट्रैटेजी में तो आगे बढ़ रहा है। भारत की डोमेस्टिक इकोनॉमी भी इस बजट से समझ आया कि उसको स्टेबल रखना है। इंटरनेशनल में भी एफआई पैसा आए, इंटरनेशनल मार्केट, हमारा रिजर्व भी उतर है, बहुत सारे इश्यूज मल्टीपल होते हैं। तो ऐसे में जो हमारे फायदे वाली बातें हैं वो आपको क्या लगी? भाई कुल फायदे में मुझे लगता है कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम
और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो हमारे टाटा को फ़ायदा होगा, हमारी महिंद्रा को फ़ायदा होगा, जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरर हैं उनको अभी फ़िलहाल में फ़ायदा होगा। तो क्या होगा कि जो मैन पावर और सर्विस इंडस्ट्री में इंडियन पर्सनस को नौकरियां बढ़ेगी, ये इसका फ़ायदा अभी तत्कालिक। तो जो ये नौकरी वाली बात होती है, अच्छा इसमें मेक इन इंडिया वाला क्या इसमें ये भी है कि इंडस्ट्रीज आएंगी, सेटअप होंगी? अब अगर हम बात करें तो मेक इन इंडिया की बात करें तो मेक इन इंडिया तो बहुत हम कर नहीं पाए, वी आर द असेंबलर ओनली। हाँ, that is a assembler bigger, only. bigger dream which eventually will और get... हमें इस डील के साथ एक चीज और समझना चाहिए कि हमारी नेबर कंट्रीज में क्या हो रहा है। आप पाकिस्तान देखो, बांग्लादेश देखो और श्रीलंका देखो। यूएस की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से बहुत मजबूत है। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि अगर बहुत ज़्यादा गैप बढ़ा तो हमारी इकोनॉमी टूट सकती है, बर्बाद हो सकती है। जो हमारी है प्रोग्रेस रेट वो भी डाउन जा सकती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर हमारी डील नहीं होती है तो नहीं, डील तो आप मैडम डील तो आप कर चुके हो। आपने देखा कि पहले भी आपने ब्रिक्स पाकिस्तान का रेफरेंस दिया, श्रीलंका का दिया, उसका क्या पॉइंट था आपका? मेरा वो पॉइंट था कि उनका टोटल जो वो थी इकोनॉमी उससे ज्यादा वो नुकसान में थे, इसलिए उनकी इकोनॉमिकल पाकिस्तान और भारत का किसी भी लिहाज से यानी अब देखिए, अब इस डील को मैं अपने व्यू पॉइंट से कहता हूँ। इस डील से हमें क्या मिल रहा है? इस डील से अब सबसे पहले मल्टी अलाइनमेंट हो रही है। हम किसी वर्ल्ड के किसी एक हिस्से को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम सारे वर्ल्ड के साथ ट्रेड करने के लिए एक्सेस हैं और कॉम्पिटिटिव हैं। बड़ी बात है कॉम्पिटिटिव है, पहली बात। हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, एक बात है, लेकिन हम वहाँ से टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और हमारे पास अमेरिकन एक्सेस एज वेल एज यूरोपियन एक्सेस रहेगा। देखिए, अमेरिका और यूरोप के और रशिया के एक्सपोर्ट में एक बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क क्या? अमेरिका में लोग रिच हैं तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा मार्जिन है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, देखिए आपको बताएं, अभी आईफोन कहाँ बन रहे हैं? इंडिया में बन रहे हैं। पूरे वर्ल्ड ने चाइना को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ग्रो होते देखा और अब इस डील के बाद पूरा वर्ल्ड इंडिया को चाइना +1 बन के मैन्युफैक्चरिंग हब बनते देख रहा है। देख नहीं रहा अभी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम सर। मैं कहाँ चाइना मना कर के रहा हूँ? वो तो पहुंचने तक तो इट विल टेक अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। मैंने चाइना नहीं कहा, मैंने कहा चाइना +1। आज दुनिया में आप कोई भी बिजनेस करते हैं, सप्लायर लेते हैं, तो आप सोचते हैं कम से कम 3 सप्लायर हों मेरे पास जिनसे मैं सप्लाई रेगुलरली लूं। ऑप्शंस हो। नहीं, ऑप्शंस नहीं, रेगुलर सप्लाई। अगर कोई कार है और अगर वो गियर खरीद रही है तो कम से कम 2 या 3 वेंडर से खरीदते। अगर बाई चांस एक फैक्ट्री डाउन हो गई तो मेरा गियर बंद नहीं होना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि हम इंडिया को भी सब जगह, जहां चाइना से हम 70 का माल इंपोर्ट कर रहे हैं तो 25 का माल इंडिया से इंपोर्ट करें। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया चाइना के ट्रैक पे है। अब हम तो, चाइना और इंडिया में गैप है, वो गैप घटेगा या बराबर रहेगा, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल हम अपनी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, हम अपने इंडियन प्रोडक्शन के नंबर्स के हिसाब से हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जाएगी। आपने मैन्युफैक्चरिंग को सुनी, मैं दूसरी बात कहता हूं। अच्छा, मैं क्योंकि रैप अप भी करना होगा, मैं एक 2-3 सवाल आखिरी के बचाए। आपने अभी जब ट्वीट हुआ कल रात, तो आपने ये देखा कि 2-3 हुए। एक इंडिया टुडे का कवर पेज आया जिसपे लिखा था कि मूवर्स एंड शेकर्स। अब वो अपना अपना ख्याल है कि मूवर कौन था, शेकर कौन था, ठीक है। दूसरा, एक इंडिया गेट की फोटो देखी और उस पर जो लिखा था वो बहुत खास था। ये सब ट्रंप का करना, देखिए उनका हर एक एक्शन से समथिंग। क्या मतलब था इंडिया गेट का करने का? क्या दर्शाना चाह रहे थे? वो दिखा रहे थे कि भारत का रास्ता हमारे लिए पूरा खुल गया, पूरे भारत के लिए उनके दरवाजे खुल गए, इसलिए उन्होंने उसको ट्वीट किया। और मैं बताना चाहता हूं उनको थोड़ा सा एक और, मैं मैडम बताना चाहता हूं कि क्या है कि हमारे देश में पेटेंट लॉ बड़े हैंकी पैंकी से बहुत ठीक नहीं। जो जेनरिक मेडिसिन इंडिया में मिलती हैं, लोगों को सस्ती मिलती हैं, और यूएस में पेटेंट लॉ बड़ा स्ट्रांग है। तो जो फार्मा सेक्टर है इसमें भी हमें बड़ी परेशानियां आएंगी, बाकी बताएंगे। नहीं, फार्मा सेक्टर में आपने देखिए, जो पेटेंट लॉ है ना, वो इंडियन लॉ नहीं है जी, वो पेटेंट लॉ है, वो इंटरनेशनल लॉ है जी। तो इंटरनेशनल लॉ वेरी वेल ड्राफ्टेड है। ये बात अलग है कि जब हम, अब देखिए मैं वापस पॉलिटिकल बात आ जाएगी कि जब हमें विदेशियों का विरोध करना चाहिए था कि आप ये लॉ नहीं बना सकते, तब हम साइलेंट बैठे रहे, जिसकी वजह से ये है कि हल्दी, धनिया, जीरा और मेथी दाने जैसे आइटम पर हम, जो उनके मेडिकेशनल इफेक्ट्स थे, हम उनका पेटेंट नहीं करा पाए, जिनके पेटेंट वो ले गए। आज तो हमारी स्थिति ये है कि जो पेटेंट लॉ हमारे बने हुए हैं हमें उसको अबाइड करना है। तो आज हमारे पास जो इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के जो दवाई उनके पेटेंट हैं, मुझे इसमें कोई डाउट और गैप नजर ही नहीं आता। अच्छा, अब आपसे आखिर दोनों से सवाल है। एक तरफ तो हम डोमेस्टिकली, चाहे बजट आता है, कोई भी मुद्दा होता है, सबसे बड़ा सवाल सरकार से ये करते हैं कि भैया हमारे किसान की आय दुगनी कब तक होगी,
किसान को दे दिया, वो सेटिस्फाई नहीं होते, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन डेफिसिट है। और फिर अगर हम अमेरिका के लिए एग्रीकल्चर का दरवाजा, आप कितना ही मनीष जी बोले, जब दरवाज़ा खुलता है तो उसकी कोई सीमा नहीं है, आता है जाता है, कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है भाई। तो अब मुद्दा ये है कि इस 18% टैरिफ से जो 25 से 18 हुआ है, उससे भारत को फायदा हुआ या अमेरिका को? मैं आपका ओपिनियन में जानना चाहूंगी आपका। देखिए, निश्चित रूप से भारत को इसका बड़ा फायदा है, क्योंकि अब भारत बाकी देशों के मुकाबले टैरिफ के टर्म्स में बहुत एक्सटेंसिवली कॉम्पिटिटिव है। यानी इंडियन एक्सपोर्ट अब वहां ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे, अमेरिकन लोग इंडियन प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे, भारत के यहाँ मैन्युफैक्चर बढ़ेगा और मैन्युफैक्चर बढ़ेगा और एक्सपोर्ट होगा। निश्चित रूप से फायदे की डील है, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझे लगता है कि ये यूएस के लिए सबसे ज़्यादा फायदे की डील है। वो बहुत दिनों से इंतजार में बैठे थे, पीछे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा मूव लिया था कि उनको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। लेकिन मुझे अब लगता है कि जिस तरह से अभी उन्होंने ट्वीट किया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया, तो मुझे लगता है कि इसमें यूएस का बड़ा फायदा, जिससे उनके अधिकारी भी अपने सोशल मीडिया पोस्टों पर कह रहे हैं। तो ये टोटली मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए फायदे की डील है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। दरअसल देखिए, ये एक्साइटमेंट 140 करोड़ लोगों का कल रात से कि आखिरकार इस डील से या इन जो ट्वीट्स के आदान प्रदान से कौन जीता और कौन झुका, इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश हो रही है। दरअसल भारत की अपनी एक डिप्लोमेसी है और शायद उसी डिप्लोमेसी के तहत भारत आगे बढ़ रहा है। अभी देश को इंतजार भी है, हमको भी है और मेरे पैनलिस्ट को भी इंतजार है कि इसका जो पार्ट बी निकल कर आएगा उसमें क्या खुलासा होता है। क्योंकि आज से पहले ऐसा नहीं है कि अमेरिका के रिश्ते हमारे कोई पिछले 11 साल जब से मोदी सरकार है तब से थे। अमेरिका के रिश्ते हमारे सालों साल चलते आए हैं और बहुत उतार चढ़ाव अमेरिका के साथ आया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप इतिहास लिख रहे हैं अपने अपने तरीके से। ट्रंप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि इस ग्लोबल मार्केट का दादा मैं हूं, लेकिन भारत का रिसीव करने का और रेसिप्रोकेट करने का तरीका अलग है। अब पार्ट बी में क्या खुलासे होते हैं, वो कितना फायदेमंद है भारत के लिए, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप फील द थ्रिल में और क्या क्या चाहते हैं जानना, हम उसको कंटिन्यूएशन में लेकर आएंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।